गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने यूनिट्स क्लियर की थी, दूसरे वीडियो में मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुपर कूल्ड, सुपर हीटेड। फिर मैंने आपको बताया था कि गैस की प्रॉपर्टीज को कौन डिफाइन करते हैं। 3 पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। उसके बाद मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था, बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ पढ़ाकर उस पर न्यूमेरिकल लगवाए थे। और मैंने बोला था अगले वीडियो में आपको एक लॉ पढ़ाऊंगा जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। क्या नाम है बोलिए? चार्ल्स लॉ। तो आज आप लोग को पढ़ना है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को पहले तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बता दूं चार्ल्स ने क्या कहा था। अच्छा, तो गैस की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? गैस की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अच्छा, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट किया गया था तो कौन सा लॉ आया था? बोलो, बॉयल लॉ। बॉयल लॉ अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें बॉयल लॉ ही पढ़ाए थे और उस पर न्यूमेरिकल लगवाए थे। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट था तो कौन सा लॉ था? बोलो, बॉयल लॉ। तो आज और टेम्परेचर कांस्टेंट था और इन दोनों में कौन सा रिलेशन था? इनवर्सली। आज क्या कांस्टेंट होगा? आज के वीडियो में चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होगा प्रेशर। बोलो बच्चा, क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर। और रिलेशन निकाला जाएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर में। रिलेशन निकाला जाएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर में, और क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या कहते क्या नहीं कहते उसमें नहीं जा रहा हूं, उनकी बात को मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। चार्ल्स ने क्या कहा कि अगर किसी गैस के गिवन मास का अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बॉयल में क्या था? इनवर्सली था, लेकिन वहां टेम्परेचर कांस्टेंट था। और चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। जैसे कभी घर पे दूध गर्म किए हो, ये तो किचन का प्रेशर कितना होता है? किचन का प्रेशर कितना होता है? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यानी प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। दूध गर्म करते हो तुम कोई प्रेशर थोड़ी लगाते हो कि ऊपर से दूध को दबा रहे हो कि नहीं नहीं दब जाओ, कंप्रेस हो जाओ, नहीं। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जब दूध को हम गर्म कर रहे हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो दूध का वॉल्यूम बढ़ता है, दूध ऊपर उठ के लगता है गिरने। और देखो दूध को उबालो तो दूध इतना है तो ऊपर उठता है, और अगर टेम्परेचर नॉब कम कर दो तो फिर नीचे बैठ जाता है, फिर टेम्परेचर बढ़ा दो फिर ऊपर उठ जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पे वॉल्यूम घटता। ठीक, तो ये मैंने आपको चार्ल्स लॉ समझा दिया कि प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसी को चार्ल्स ने कैसे कहा था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था भाई, कई गैस के ऊपर, साइंटिस्ट आदमी है ना, तो कैसे समझाए थे इस चीज को? आइए लिखा हुआ देखिए, देखो लिखा है, पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, वही बात थी, वॉल्यूम वी की बात कर रहा है, ठीक है। इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उससे उस वॉल्यूम का 1/273 गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर तुम 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था उसका 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगा। और अगर घटाओगे, टेम्परेचर घटाओगे तो उतने ही टाइम्स घट जाएगा। बात वही तो हुई कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाने पे घट जाएगा। बट बस वो एक्सपेरिमेंट करके एक डेटा दे दिए, 1/273 पोर्शन बढ़ेगा और घटेगा हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज। अच्छा, अब मान लो इनिशियल वॉल्यूम है, ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस at 0 degree Celsius is equal to V0। वॉल्यूम 0 नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पर डिनोट कर रहा हूं V0 से। तो बताओ एट 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? एट 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? V1 बराबर V0 तो था पहले से, अब इसमें बढ़ जाएगा, इसका 1/273 पोर्शन, तो प्लस V0 का 1/273 पार्ट। सही है? सही है ना? ठीक है। अगर मैं कहूं फॉर एट 2 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा? V2 बराबर क्या हो जाएगा? V0 तो था ही, प्लस V0 का 1/273 और इंटू 2। ऐसे ही अगर 3 डिग्री सेल्सियस तो इंटू 3, 4 तो इंटू 4,
अगर मैं बात करूं एट टी डिग्री सेल्सियस तो VT बराबर क्या हो जाएगा, V0 प्लस V0 का 1/273 इंटू टी। नहीं समझे? तो ये एक तो फार्मूला है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है आप लोग को बहुत ज्यादा। जब मैं न्यूमेरिकल अभी लगवाऊंगा तो किसी और फार्मूले पे लगवाऊंगा। तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट समझाया। VT का मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस, V0 का मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हर 1 डिग्री सेल्सियस पे इतना बढ़ रहा है, इतना 1/273 बढ़ रहा है। तो 2 पे इंटू 2, 3 पे इंटू 3 वही किया, 2 पे इंटू 2, T डिग्री सेल्सियस पे इंटू T डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल में जोड़ देंगे। अगर यही घट रहा होता तो ये प्लस की जगह क्या हो जाता बच्चा, माइनस। प्लस की जगह क्या हो जाता, माइनस। अगर यही घट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, खूब एक्सपेरिमेंट किया चार्ल्स ने गैसेस के ऊपर, और फिर ये सारे आंकड़े लेकर वो आए। केस हमको भी इनिशियल से लेके चलना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उसी के हिसाब से बढ़ाना और घटाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया चार्ल्स लॉ का वो स्टेटमेंट जो आपकी किताबों में लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब जो अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने आपको समझाया था कि अच्छा इसको यहाँ पे लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ध्यान देना, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा जब चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसी को अब दूसरे लैंग्वेज में समझाते हैं, देखिए देखते रहिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बकायदे थ्योरी पूछेगा कभी तो आप ये पूरा समझाएंगे, न्यूमेरिकल तो आपको चुटकियों में लग जाएगा। अभी देखिए कैसे, ये बताओ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जरूर बार बार मेंशन करना है, कांस्टेंट शॉर्टकट में लिख रहा हूं प्रेशर। अच्छा तो ये हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा तो V इज इक्वल टू के टी, टी को इधर ले आओ तो V बाई टी इज इक्वल टू के, इसी के को बोलते हैं चार्ल्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, चार्ल्स कांस्टेंट। अच्छा किसी गैस का इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इनिशियल टेम्परेचर है T1, तो V1 बाई T1 क्या होगा, K, हमेशा कांस्टेंट। तो बताओ V2 बाई T2 भी क्या होगा, बोलो बोलो, K, हमेशा कांस्टेंट। तो यहां से आप एक फार्मूला निकाल रहे हैं, देखिए निकाल रहा हूं मैं, V1 बाई T1 इज इक्वल टू होगा V2 बाई T2 इज इक्वल टू होगा डॉट 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 Vn बाई Tn इज इक्वल टू होगा K। ये फार्मूला आपको याद रखना है। याद करो सेम ऐसे ही डिराइव किया था मैंने बॉयल्स लॉ में, एग्जांपल देके डिराइव किया था, वहां प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या था, कांस्टेंट था। तो चार्ल्स लॉ को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर द गिवन मास ऑफ ए गैस is directly given mass, the volume of given mass of a gas is directly proportional to the temperature, volume is directly proportional to the temperature at constant pressure। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ratio of volume and temperature is always constant। यहां तो लिख रहा हूं ratio of volume and temperature is always constant at constant pressure। ये भी एक स्टेटमेंट है कि V और T का रेशियो किसी गैस के लिए हमेशा फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा, अगर उस गैस का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी आप डेटा नोट कर लीजिए, ये सब चार्ल्स लॉ के अंदर ही चल रहे हैं। अब आपको बताऊंगा इसके बाद क्या, ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए। अब देखिए इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टली ग्राफ पे, कहां आते हैं, ग्राफ पे, ठीक है। अब देखिए ग्राफ, ये बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सारी चीजें बॉयल लॉ में खूब डिटेल से डिस्कस की गई थी, इसलिए यहां पर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान कर चल रहा हूं ना कि आप बॉयल पढ़ के चार्ल्स पे आए। वॉल्यूम टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन था, डायरेक्टली, तो डायरेक्टली वाला ग्राफ यही तो होता है, लेकिन याद रहे प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। अच्छा अगर कोई पूछे V और 1/T में बनाओ, या यहां लिख देता T और यहां लिख देता 1/V में बनाओ, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली है, लेकिन जब टेम्परेचर को इनवर्स कर दोगे तो इसके इनवर्सली हो जाएगा, इनवर्सली। याद रहे P क्या है, कांस्टेंट, बार बार लिख रहा हूं, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब इनवर्सली का ग्राफ ऐसे ही होता है, पता है ना, ये उस दिन समझाए थे, बॉयल वाले में समझाए थे कि अगर टेम्परेचर ये कम है तो ये देखो ये ज्यादा आएगा, ग्राफ को जहां कट करे, अगर ये देखो ये कम है, ये कम था तो ये ज्यादा था, इसको थोड़ा बढ़ा दिए तो ये देखो ये थोड़ा सा घट गया, ऐसे समझाया गया, ठीक है। अगर कोई बोले कि V बाई T और V में ग्राफ बनाओ, तो V बाई T हमेशा क्या था, अभी डेफिनेशन बताया हूं कुछ देर पहले कि वॉल्यूम टेम्परेचर रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट
तो अगर एक बार ये फिक्स वैल्यू आ गई तो हमेशा यही रहेगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कांस्टेंट। तो ये 3 ग्राफ हो गए। ऐसे ही 3 ग्राफ मैंने बॉयल लॉ में भी बताए थे, और यहाँ पर भी 3 ग्राफ हो गए। अगला जो लॉ बताऊंगा उसमें भी 3 लॉ ऐसे ही बताऊंगा। तो इसको नोट करिए। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे किस पे, न्यूमेरिकल की ओर। तो याद रहे बॉयल लॉ क्या था, P1 V1 बराबर P2 V2, और चार्ल्स लॉ क्या है, V1/T1 बराबर V2/T2। बॉयल ने क्या कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर, और चार्ल्स ने क्या कांस्टेंट किया था, प्रेशर। कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा उसमें बोल दे प्रेशर कांस्टेंट है तो खट से चार्ल्स लॉ लगा देंगे, बोले टेम्परेचर कांस्टेंट है तो खट से बॉयल लॉ लगा देंगे। अभी ऐसे ही मिलता जुलता एक लॉ और आएगा जिसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। अच्छा एक चीज और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल। शायद बॉयल वाले वीडियो में बताना भूल गए थे। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोले आइसोथर्मल तो समझ लेना टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबैरिक। ये भी नोट कर लो, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, नोट कर लो बॉयल में जाके, और प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक चार्ल्स में। ठीक, अब न्यूमेरिकल की ओर। तो देखिए न्यूमेरिकल, आपका पहला न्यूमेरिकल, ए सैंपल ऑफ हीलियम गैस हैज ए वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब एट दिस। तो डेटा नोट कर लो जो तुमको मिलता जाए। वॉल्यूम दिया हुआ है V1 500 सेंटीमीटर क्यूब। आपका मन करे तो इसको ml में बदल लेना, 500 ml हो जाएगा, सब बताया हूं पहले वीडियो में। T1 आपका दिया हुआ 373 केल्विन। अच्छा एक चीज और ध्यान दे दो, कभी भी टेम्परेचर दिया रहा है डिग्री सेल्सियस में तो हमेशा उसको केल्विन में बदल लेना, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना। प्रेशर किसी भी यूनिट में दिया रहे, दोनों प्रेशर अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर हमेशा आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। ये जहन में बिठा लीजिए। तो V1 और T1 हो गया। V2 कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम बिकम्स इतना, तो V2 दिया हुआ है 260 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 आपसे पूछ रहा है बताओ किस टेम्परेचर पे, कैलकुलेट द टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट है, जो प्रेशर इज कांस्टेंट। फार्मूला लगा दो, V1/T1 बराबर V2/T2। वैल्यू पुट कर दो 500/373 बराबर 260/T2। यहाँ से T2 क्या आ गया, T2 बराबर आ गया 260 गुणे 373/500। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये जो आंसर आपका टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा, किसमें आएगा, केल्विन में आएगा। ठीक है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। जो डेटा आपको मिलता जाए नोट करते रहिए। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ दोगे तो ये हो गया 300 केल्विन। आगे पढ़ो। एंड 1 बार प्रेशर, तो T1 हो गया, P1 दिया हुआ है 1 बार। आगे बढ़ो। ऑक्युपाइड वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब, तो V1 भी दिया हुआ है 25 मीटर क्यूब। अभी लास्ट में देखते हैं क्या कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब P1 अगर 1 बार है तो बताओ P2 भी क्या है, 1 बार। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया 277, तो T2 क्या हो गया 277 डिग्री सेल्सियस है, 273 जोड़ दो, ये कितना है, 2 तो 400, 470 और 540, 550 केल्विन, 550 केल्विन। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो V2 आपसे पूछ रहा है। कुछ समझ में आया, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, फार्मूला लगा दो, V1/T1 बराबर V2/T2, सारी वैल्यू पुट कर दो। V1 कितना दिया हुआ 25 मीटर क्यूब में है, तो आंसर भी आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को जरूर बदल देना केल्विन में। कैसे सोचते हैं डिग्री सेल्सियस में ही दोनों दिया हुआ है तो दोनों तरफ डिग्री सेल्सियस में रख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 25 बटे टेम्परेचर आपका है 300 बराबर V2 कितना दिया हुआ है 550, नहीं सॉरी V2 आपका पूछ रहा है और T2 दिया हुआ 550। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। 25 से कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। हाँ ठीक है, तो 1/12 इज इक्वल टू V2/550, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, V2 इज इक्वल टू हो गया 550/12 मीटर क्यूब। सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी क्वेश्चंस इजी आएंगे, अभी मिक्सअप नहीं हो रहा है, चीज़ों को मिक्स नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन थोड़े इजी लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, खूब आराम से आप बॉयल लॉ को पढ़िए, उस पर खूब क्वेश्चन लगाइए, चार्ल्स लॉ को पढ़िए, उस पर खूब क्वेश्चन लगाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक लॉ लेके आऊँगा, एमॉन्टन्स लॉ या गेलुजैक लॉ, उस पर न्यूमेरिकल लगाइए। फिर तीनों को मिक्स करके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा।
तो पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल वाला ही है, थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल लगाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए, ए फ्लास्क वाज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस, दो टेम्परेचर दिया है, तो खट से लिख लो T1 एंड T2। तो T1 कितना हो गया, देखो भाई 27 है, 273 जोड़ोगे तो 300 केल्विन, ये जरूर कर लेना। और T2 कितना हो गया, बोलो भाई 227 और 273 जोड़ोगे तो 500 केल्विन, ठीक है। एट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, कौन सा लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ। भाई बॉयल लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ल्स पढ़ रहे हैं तो चार्ल्स लॉ लगेगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क। तो T1 पर 300 केल्विन टेम्परेचर पे क्या वॉल्यूम है हमको पता ही नहीं है, तो V1 बराबर क्वेश्चन मार्क या V1 बराबर V मान ले रहे हैं, हमको नहीं दिया है ना, तो V मान लिए। इफ 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर मेजर्ड एट दिस वाज एक्सपेल्ड, मतलब 227 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 डेसीमीटर क्यूब एयर क्या हो गया, एक्सपेल्ड का मतलब निकल गया बाहर। 227 डिग्री सेल्सियस पे जब मेजर किया गया तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर जो है बाहर निकल गया, ठीक है। तो बताओ 227 पर भी फ्लास्क जो है वो फूलेगा पचकेगा तो है नहीं। अगर फ्लास्क का इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम भी क्या रहा होगा, V ही रहा होगा, लेकिन उसके अंदर से 0.1 डेसीमीटर क्यूब एयर निकल गया है। तो गैस का अगर हम बात करें, गैस का, तो गैस जो भरा हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस पे वो तो V है, और 0.1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क के बाहर निकल गया, मतलब गैस का टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम। बताओ इनिशियल वॉल्यूम V में 0.1 जोड़ दिए, नहीं समझे भाई। 27 डिग्री सेल्सियस पे फ्लास्क का वॉल्यूम मैंने मान लिया V, और कह रहा है 227 पर 0.1 डेसीमीटर क्यूब एयर फ्लास्क के बाहर निकल गया, मतलब फ्लास्क अभी भी V है लेकिन 0.1 डेसीमीटर क्यूब बाहर आ गया। तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, फ्लास्क का वॉल्यूम प्लस 0.1 डेसीमीटर क्यूब, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया गैस का। हम गैस पर लॉ लगा रहे हैं, फ्लास्क पे थोड़ी लगा रहे हैं, हम गैस के ऊपर पढ़े हैं ना चार्ल्स लॉ। हाँ अब देखिए फार्मूला लगा दो, प्रेशर कांस्टेंट है ही, तो V1/T1 बराबर V2/T2, ये आपका फार्मूला है। वैल्यू पुट करिए, V1 की जगह V/T1 की जगह 300, V2 की जगह V प्लस 0.1, T2 की जगह 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5V बराबर 3V प्लस 0.3, 3V घटा दो, 2V बराबर 0.3, तो V बराबर क्या आ गया, V बराबर 0.15 dm³, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है बच्चा, 3 न्यूमेरिकल इस पे भी लगवा दिया मैंने, 3 बॉयल पे लगाया था, 3-4 चार्ल्स पे लगवाऊंगा, फिर 3-4 मिक्स लगवाऊंगा, फिर आगे चल के आइडियल गैस इक्वेशन पे 3-4 लगवाऊंगा। मतलब इस चैप्टर में आपको 30-35 न्यूमेरिकल खुद ही बोर्ड पे लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। बस बढ़िया से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।